हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग फ्रैंकेनस्टाइन जो कि मैरी शेली की काफ़ी फेमस नॉवेल है उसको पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का आपको समझ में आ गया ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। और वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन कर रखे हैं। इंट्रोडक्शन में है, फ्रैंकेनस्टाइन इज ए क्लासिक नॉवेल रिटन बाय मैरी शेली। फ्रैंकेनस्टाइन जो एक क्लासिक नॉवेल है, नॉवेल का एक फॉर्म होता है क्लासिक नॉवेल, तो फ्रैंकेनस्टाइन एक क्लासिक नॉवेल है जिसको कि मैरी शेली के द्वारा लिखा गया है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1880। इसको पहली बार 1818 में ही पब्लिश करवाया गया था। फ्रैंकेनस्टाइन्स अनदर टाइटल इज, और फ्रैंकेनस्टाइन का ना दूसरा टाइटल भी है, शीर्षक है, वो है द मॉडर्न प्रोमेथियस। ठीक है, फ्रैंकेनस्टाइन जो हम लोग का नॉवेल है उसका एक दूसरा भी टाइटल है जिसका नाम है द मॉडर्न प्रोमेथियस। एंड इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ गॉथिक हॉरर स्टोरी एंड साइंस फिक्शन। और ये जो नॉवेल है ये गॉथिक हॉरर स्टोरी और साइंस फिक्शन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों का एक मिश्रण है। द नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। नॉवेल जो है हम लोग को कहानी बताती है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की। ए यंग साइंटिस्ट, जो कि एक जवान साइंटिस्ट रहता है, हु क्रिएट्स ए सैपियंट क्रिएचर, जो कि एक सैपियंट इट मीन्स हो जाता है बुद्धिमान क्रिएचर क्रिएट करता है, मतलब जीव क्रिएट करता है इन हिज लेबोरेटरी यूजिंग वेरियस साइंटिफिक मेथड। मतलब जो ये विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है जो कि एक साइंटिस्ट है, वो अपने लेबोरेटरी में ढेर सारे साइंटिफिक मेथड को यूज करके एक जीव बनाता है, एक बुद्धिमान जीव। However, the creature turns out to be a monstrous being। हालांकि जो क्रिएचर है वो मॉन्स्ट्रस बीइंग में बदल जाता है, मतलब एक राक्षस जैसा हो जाता है। विथ एन इनसेटिबल थर्स्ट फॉर रिवेंज, जिसके अंदर एक इनसेटिबल थर्स्ट, इट मीन्स कभी ना खत्म होने वाली बदले की भावना आ जाती है उस मॉन्स्टर्स के अंदर, उस क्रिएचर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया मेन जो है स्टोरी इसी पे बेस्ड है कि वो क्रिएचर, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली हॉलीवुड के फिल्म में देखते हैं ना कि वो लोग साइंस लेबोरेटरी में मतलब एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और वो बड़ा खतरनाक सा जीव बन जाता है। तो उसी तरीके का कुछ है, इसमें भी यही मतलब ट्राई किया गया है, इंसान बनाने की कोशिश की गई है लेकिन वो खतरनाक सा जीव बन जाता है। सैली रोड द नॉवेल। सैली जो इस नॉवेल को लिखती है एज पार्ट ऑफ ए फ्रेंडली कंपटीशन, एक फ्रेंडली कंपटीशन के पार्ट के रूप में, मतलब होता है ना दोस्तों के बीच कंपटीशन लगा हुआ था, तो उसी पार्ट के रूप में इस नॉवेल को सैली लिखती है। टू सी हु कुड राइट बेस्ट स्केरी स्टोरी, और ये देखने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा स्केरी में डरावना स्टोरी लिख सकता है। तो इसी दौरान जो है, इसी कंपटीशन के दौरान जो है मैरी शेली इस नॉवेल को लिखती है। मैरीज हस्बैंड पर्सी बायसी शेली, मैरी के जो हस्बैंड है पर्सी बायसी शेली, जिनको कि हम लोग पीबी शेली भी कहते हैं, जो रोमांटिक केस में काफी फेमस थे। रोमांटिक पोएट लॉर्ड बैरन, और भी जो है रोमांटिक पोएट लॉर्ड बैरन। वेयर द अदर ऑथर्स इंक्लूडेड इन द कंपटीशन, उस कंपटीशन में और कौन कौन थे, मतलब मैरी शेली के अलावा मैरी शेली के हस्बैंड पीबी शेली थे और ये लॉर्ड बैरन थे, तीनों के बीच कंपटीशन चल रहा था। सैलीज नॉवेल इज बाय फार द मोस्ट फेमस पीस ऑफ राइटिंग टू कम फ्रॉम दैट कंपटीशन। और उस कंपटीशन से क्या होना, मतलब सैली का ही नॉवेल एक ऐसा नॉवेल रहा जो सबसे बेस्ट हुआ कि मतलब निकल के आया उस कंपटीशन में। तीनों लिखे नॉवेल, लेकिन सबसे फेमस सबसे अच्छा नॉवेल जो है वो शेली ही लिखी। अब आगे अबाउट द ऑथर के बारे में, मतलब हम लोग मैरी शेली के बारे में पढ़ लेते हैं। मैरी वुllstonecraft गॉडविन, कॉमनली नोन एज मैरी शेली, जो कि सामान्यतः कॉमनली जानी जाती है मैरी शेली के नाम से, उनका पूरा नाम मैरी वुllstonecraft गॉडविन है। अब वॉज ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट, वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट रहती है, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहती है, ड्रामाटिस्ट रहती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक लाइन मेंशन किए हैं हम। सी वॉज द डाउटर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसोफर विलियम गॉडविन, वो विलियम गॉडविन की डाउटर रहती है। एंड मैरी वुllstonecraft, मैरी वुllstonecraft भी काफी फेमस फेमिनिस्ट थी, ये भी काफी वर्क लिख रखी है, इस वजह से हम उनके पेरेंट्स को मेंशन कर दिए। इनके पेरेंट्स भी काफी फेमस थे मैरी शेली के। She also edited and promoted the works of her husband, वो अपने हस्बैंड के वर्क्स को भी प्रमोट करती थी। पर्सी बायसी शेली तो कैसे फेमस ऑथर थे, तो उनके वर्क्स को भी एडिट और प्रमोट करती थी। द रोमांटिक पोएट एंड फिलोसोफर, जो कि ये है रोमांटिक पोएट और फिलोसोफर पर्सी बायसी शेली। मैरी शेली मोस्ट फेमस वर्क फ्रैंकेनस्टाइन वॉज रिटन व्हेन शी वॉज जस्ट 18 years old, और ये जो मैरी शेली का मोस्ट फेमस वर्क है फ्रैंकेनस्टाइन, इसको तब लिखा गया वो जब वो सिर्फ 18 साल की थी। एंड शी वेंट ऑन ए बिकेम ए प्रोमिनेंट फिगर इन द लिटरेरी वर्ल्ड, और इसी नॉवेल से, इसी वर्क से वो क्या लिटरेरी वर्ल्ड की, साहित्यिक वर्ल्ड की एक काफी फेमस प्रमुख फिगर बन गई।
हर वर्क्स ऑफ एक्सप्लोर थीम्स ऑफ साइंस, मोरालिटी एंड ह्यूमन कंडीशन, और इस वर्क्स में जो है वो साइंस, मोरालिटी एंड ह्यूमन कंडीशन जैसे थीम्स को भी कवर अप करती है, इन सब सब्जेक्ट के बारे में भी बात करती है। तो अब हम लोग थीम्स को डिस्कस करते हैं। थीम्स आप लोग को तभी मेंशन करना है जब आपको या तो लॉन्ग आंसर आ जाए, मतलब होता है ना 17 या 20 मार्क्स का एक आंसर लिखने आ जाए, या तो फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपको पूछते कि उसको थीम्स को डिस्कस कीजिए या उसमें किस विषय पे बात किया गया, ऐसा कुछ लिखिए, तभी आपको थीम्स मेंशन करना है। तो हम लोग थीम्स डिस्कस करते हैं। फ्रैंकस्टीन टचेज ऑन वेरियस थीम्स। फ्रैंकस्टीन जो नॉवेल है वो ढेर सारे थीम से संबंधित है। डेट कंटिन्यू टू बी रेलिवेंट इन मॉडर्न टाइम्स, जो कि आज के मॉडर्न टाइम्स में भी रेलिवेंट, इट मीन्स कहीं ना कहीं मॉडर्न टाइम्स से भी संबंधित है। सम ऑफ द की थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द नॉवेल इंक्लूड, कुछ की थीम्स, कुछ प्रमुख थीम्स जो इस नॉवेल में व्याख्या किया गया है उसको अब हम लोग आगे देखते हैं, जो हम नीचे मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आप लोग को एग्जाम में थीम्स आ जाए ना तो आपको कैसे लिखना है, पहले तो आपको ये मतलब स्टार्टिंग जो करना है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पहला लाइन डालोगे ही कि फ्रैंकस्टीन जो है मैरी शेली की काफ़ी फेमस वर्क्स है। उसके बाद इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए गॉथिक स्टोरी एंड साइंस फिक्शन, ये भी डालोगे, और फिर किस बारे में स्टोरी है ये चीज़ भी मेंशन करोगे ही। उसके बाद ये लाइन लिखोगे, फ्रैंकस्टीन टचेज ऑन वेरियस थीम्स दैट कंटिन्यू टू बी रेलिवेंट इन मॉडर्न टाइम्स। ये लाइन लिखने के बाद नीचे फिर लिखोगे सम ऑफ द की थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द नॉवेल इंक्लूडेड। तो पहले तो 5 थीम्स को पॉइंट वाइज लिख दोगे, 5 को, ये सब थीम्स आ गए आप डिस्कस करोगे, और फिर वो 5 पॉइंट को पॉइंट वाइज लिखने के बाद क्या करोगे, अलग एक एक करके नीचे जैसे हम एक एक करके डिस्कस किए हुए वैसे डिस्कस करोगे, लेकिन पहले एक बार 5 पॉइंट को एक साथ भी लिख देना, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर थीम्स पूछता है तब ये आपको करना है। सबसे पहला जो थीम है बर्थ एंड क्रिएशन, वो हम मेंशन कर रखे हैं। फ्रैंकस्टाइन सक्सीड इन क्रिएटिंग ए ह्यूमन लाइफ। फ्रैंकस्टाइन जो है सक्सेस हो जाता है, सफलता मिल जाती है फ्रैंकस्टाइन को एक ह्यूमन लाइफ क्रिएट करने में। फ्रॉम वेरी मच एज गॉड डज, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से भगवान करते हैं। लाइफ बनाने का काम किसका है, जीवन डालने का काम वो भगवान का है। तो फ्रैंकस्टाइन क्या करता है, बिल्कुल भगवान की तरह सक्सेसफुल हो जाता है एक जीव तैयार करने में, एक जीव में लाइफ डालने में, ठीक है। तो इसको हम छोटा मेंशन किए, सिर्फ एक लाइन मेंशन किए कि बड़ी ना हो। वैसे तो आप इसमें 1-2 लाइन और मेंशन कर सकते हो। फ्रैंकस्टीन जो है वो क्रिएट्स ए सैपिएंट क्रिएचर इन ए लैबोरेटरी यूजिंग वेरियस साइंटिफिक मेथड, तो इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो नोट, मतलब थीम्स को भी। अब आगे है नेचर वर्सेस नर्चर। तो किस तरह से प्रकृति बनाम नर्चर, इट मीन्स पालन पोषण का एक तरह से क्या किया, कंपैरिजन किया गया प्रकृति का और पालन पोषण का। द नॉवेल रेजेस क्वेश्चन अबाउट द रोल ऑफ नेचर। नॉवेल जो है क्वेश्चन अराइज करती है नेचर को, रोल को लेके कि प्रकृति का क्या भूमिका होती है, वर्सेस नर्चर, और इसके अलावा इसके बनाम नर्चर की क्या भूमिका होती है। नर्चर इट मीन्स पालन पोषण का कितना इफेक्ट पड़ता है इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी एंड बिहेवियर, किसी इंडिविजुअल के आइडेंटिटी या बिहेवियर को आकार देने में किस तरीके से नेचर का मतलब हाथ होता है, किस तरह से नेचर का रोल होता है, या किस तरीके से नर्चर का रोल होता है। दोनों चीज को इस नॉवल में डिस्कस किया गया है। द क्रिएचर डिस्पाइट इट्स मॉन्स्ट्रस अपीयरेंस, क्रिएचर जो है अपने मॉन्स्ट्रस अपीयरेंस के बावजूद, मतलब एक भयावह दिखने के बावजूद, इज इनिशियली इनोसेंट, ये शुरुआत में जो है इनोसेंट रहता है, निर्दोष रहता है ये क्रिएचर। एंड डोसाइल, डोसाइल इट मीन्स जो है विनम्र भी रहता है, बट इट बिकम्स वेंजफुल, लेकिन ये वेंजफुल बन जाता है, मतलब इसके अंदर बदला लेने की भावना आ जाती है। एंड वायलेंट इट मीन्स हिंसक बन जाता है। मिस ट्रीटमेंट इट एक्सपीरियंस फ्रॉम सोसाइटी, ये इस वजह से मतलब खतरनाक बन जाता है या कुछ बुरा करने लगता है, क्योंकि इसको सोसाइटी के द्वारा ना मिस ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता है। मतलब होता है ना घृणा के भाव से लोग उसको देखते हैं, मारना एक होता है ना कि मतलब क्योंकि वो अलग दिखता था, डरावना सा, तो इस वजह से सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इस वजह से ये थोड़ा मॉन्स्ट्रस बन जाता है, हिंसक बन जाता है, इसके अंदर बदला लेने की भावना आ जाती है। इन द एंड, अंत में, विक्टर इज डिस्ट्रॉय फॉर हिज एविल अटेम्प्ट, विक्टर जो है वो खुद को डिस्ट्रॉय मतलब अपने एविल अटेम्प्ट इट मीन्स बुरे अटेम्प्ट के लिए खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। टू मैनिपुलेट द पावर ऑफ नेचर, क्योंकि वो मैनिपुलेट किया, हेर फेर किया नेचर के पावर में। ये काम नेचर का होता है, लाइफ क्रिएट करना, कोई क्रिएचर क्रिएट करना, उसमें जीवन डालना, लेकिन विक्टर ये करके क्या किया, नेचर को मैनिपुलेट किया, हेर फेर किया, विक्टर के खुद का नाश हो जाता है इस वजह से। अब आगे है आइसोलेशन एंड एलिनिएशन। आइसोलेशन इट मीन्स भी हो जाता है अलग, एलिनिएशन में भी अलगाव हो जाता है। तो बोथ विक्टर फ्रैंकस्टाइन एंड हिज क्रिएचर, दोनों विक्टर फ्रैंकस्टाइन हो और उनके जो क्रिएचर है, एक्सपीरियंस आइसोलेशन एंड एलिनिएशन, दोनों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है आइसोलेशन और एलिनिएशन का थ्रू आउट द नॉवेल। इस नॉवेल में विक्टर चूजेज टू बी एलिनिएटेड, हालांकि विक्टर जो है वो एलिनिएटेड इट मीन्स अलग रहना चूज करता है बिकॉज ऑफ हिज डिजायर फॉर नॉलेज, क्योंकि विक्टर के अंदर नॉलेज का डिजायर रहता है, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहता है, तो इस वजह से वो सोसाइटी से थोड़ा दूर रखता है खुद को। नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना है या किसी चीज़ को अपने पैशन को
टाइम देना है तो वो सबसे थोड़ा दूरी बना के रखता है, तो इस वजह से वो एलिनेट होना, मतलब एलिनेट रहना चूज करता है विक्टर। वाइल जबकि द क्रिएचर इज रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी, जबकि जो क्रिएचर है, जो जीव है, उसको अपने सोसाइटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है ड्यू टू इस मॉन्स्ट्रस अपीयरेंस। और क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है? क्योंकि वो उसका अपीयरेंस यानी जो होता है ना कि जो दिखता है वो मॉन्स्टर की तरह दिखता है, वो राक्षस की तरह दिखता है। अब आगे हम लोग फैमिली के बारे में बात करते हैं, परिवार किस तरह से इस नॉवेल का थीम है। फ्रैंकस्टाइन प्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्कल। फ्रैंकस्टाइन जो इस नॉवेल के थ्रू ना एक डोमेस्टिक सर्कल, घरेलू सर्कल के इंपॉर्टेंस को भी बताते हैं। इट डेमोन्स्ट्रेट या व्याख्या करता है, वर्णन करता है दैट लैक ऑफ कनेक्शन, की कनेक्शन की जो कमी होती है टू आइदर फैमिली और सोसाइटी, मतलब या तो फैमिली से हो या सोसाइटी से हो, कोई इंसान अगर कनेक्शन नहीं रखता है, दूर रहता है, लेट्स टू मर्डर, ट्रेजेडी एंड डिस्पेयर। तो ये सारा चीजें ना कारण बनता है मर्डर का, ट्रेजेडी का, डिस्पेयर का, निराशा का। अब आगे है डेंजरस नॉलेज। तो डेंजरस नॉलेज के बारे में भी डिस्कस किया गया। इट इज एन इंसेन परस्यूट ऑफ नॉलेज। यह एक इंसेन, इट मीन्स दिखाया गया किस तरह से, मतलब जो मेंटली इल होता है या पागल होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करके डिस्टर्ब हो गया होता है, परस्यूट ऑफ नॉलेज। तो वो किस तरह से नॉलेज का, मतलब नॉलेज का पीछा करता है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। दैट प्रूव्स टू बी डेंजरस, जो कि आगे चल के ना डेंजरस प्रूव होता है, खतरनाक प्रूव होता है। विक्टर्स एक्ट ऑफ क्रिएशन, विक्टर का जो रचना का जो एक्ट है, काम है, रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीवन डियर टू हिम। इसका परिणाम क्या होता है कि जो भी उसके प्रिय होते हैं विक्टर के, उन सब की मृत्यु हो जाती है, उन सब का विनाश हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे आखिरी थीम अब बचा है एम्बिशन। एम्बिशन यानी हो जाता है लालसा या फिर अभिलाषा। फ्रैंकस्टाइन दिखाता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर डीपली एम्बिशियस। इंसान जो होता है वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है। विक्टर ड्रीम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी। विक्टर का ड्रीम क्या रहता है कि सोसाइटी को वो ट्रांसफॉर्म करेगा, बदलेगा, एंड ऑफ ब्रिंगिंग ग्लोरी टू देमसेल्फ थ्रू देयर साइंटिफिक अचीवमेंट्स। और उसका ड्रीम क्या होता है कि वो अपने साइंटिफिक अचीवमेंट्स के द्वारा खुद के लिए ग्लोरी, इट मीन्स महानता प्राप्त करेगा, अचीवमेंट उसको मिलेगा। हाइवर, हालांकि देयर एक्शंस आर डीपली फ्लॉड, हालांकि जो उसका एक्शन है वो पूरी तरह से फ्लॉड, इट मीन्स त्रुटिपूर्ण निकल जाता है। एंड ब्रिंग मिसफॉर्च्यून फॉर ऑल, और इस वजह से क्या होता है, बदकिस्मती आती है सबके लिए। अब आगे एनालिसिस ऑफ द स्टोरी। स्टोरी को देखेंगे कि इस स्टोरी की कहानी क्या है या फिर क्या हम लोग को सीखना चाहिए स्टोरी से। ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और आखिर में हम कंक्लूजन भी मेंशन कर रखे हैं। फ्रैंकस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। तो फ्रैंकस्टाइन जो नॉवेल है उसमें 4 पार्ट्स है। एन इंट्रोडक्टरी लेटर फ्रॉम रॉबर्ट वॉल्टन, एक इंट्रोडक्टरी लेटर है जो कि रॉबर्ट वॉल्टन के द्वारा लिखा गया है, टू हिज सिस्टर, उसके सिस्टर मार्गरेट शेवेल को। ठीक है, 3 वॉल्यूम्स नरेटेड बाय विक्टर फ्रैंकस्टाइन, और विक्टर फ्रैंकस्टाइन के द्वारा 3 वॉल्यूम्स नरेट किया गया है। एंड ए कंक्लूडिंग लेटर फॉर वॉल्टन टू शेविल, और अंत में फिर से एक लेटर है जो कि वॉल्टर अपनी बहन शेविल को लिखता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 पार्ट है, जिसमें से 3 पार्ट विक्टर फ्रैंकस्टाइन के द्वारा नरेट किया गया, सुनाया गया, एक पार्ट जो है रॉबर्ट वॉल्टन के द्वारा सुनाया गया है। रॉबर्ट वॉल्टन द कैप्टन ऑफ ए शिप। रॉबर्ट वॉल्टन जो कि कैप्टन है शिप का, बाउंड फॉर द नॉर्थ पोल, ये क्या करता है ना, नॉर्थ पोल की खोज में निकलता है या नॉर्थ पोल को ढूंढने की कोशिश करता है। राइट ए लेटर टू हिज सिस्टर, वो अपनी बहन को एक लेटर लिखता है मार्गरेट शेविल को, इन विच ही से, जिसमें कि वह कहता है दैट हिज क्रू मेंबर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड ए मैन, कि उनके क्रू मेंबर को रिसेंटली एक मैन मिला है, एड्रिफ्ट एट सी, मतलब वो जो आदमी मिला है वो समुद्र में बहता हुआ मिला है। द मैन विक्टर फ्रैंकस्टाइन टेल्स वॉल्टन हिज स्टोरी, और यही लेटर में जो है वॉल्टन अपनी बहन को फ्रैंकस्टाइन की स्टोरी सुना रहा है, जो कि फ्रैंकस्टाइन से वो सुना था। विक्टर फ्रैंकस्टाइन हैज ए परफेक्ट चाइल्डहुड। विक्टर फ्रैंकस्टाइन जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल का, उसका जो चाइल्डहुड, बचपन रहता है, काफी अच्छा जाता है स्विट्जरलैंड में, विथ ए लविंग फैमिली। उसकी फैमिली भी काफी लविंग रहती है, उसको काफी प्यार करती है। दैट इवन अडेप्टेड ऑर्फन्स इन नीड, और जो कि ऑर्फन्स इट मीन्स अनाथों को भी अडेप्ट करती है जरूरत पड़ने पे, इंक्लूडिंग द ब्यूटीफुल एलिजाबेथ। और उस मतलब ऑर्फेंस में जिसकी जो उसकी फैमिली अडप्ट की हुई होती है उसमें शामिल होती है एक ब्यूटीफुल एलिजाबेथ, हु सून्स बिकम विक्टर्स क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो कि जल्दी विक्टर की क्लोजेस्ट फ्रेंड बन जाती है, एंड लव, और विक्टर को एलिजाबेथ से प्यार भी हो जाता है। विक्टर ऑल्सो हैज ए केयरिंग एंड वंडरफुल बेस्ट फ्रेंड। विक्टर का एक केयरिंग और वंडरफुल बेस्ट फ्रेंड भी रहता है, जिसका की नाम है हेनरी क्लेवल। जस्ट बिफोर विक्टर टर्न 17, मतलब विक्टर 17 के एज में पहुंचे उससे जस्ट पहले, एंड गोज टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ इगलस्टेड। वो क्या करता है, मतलब अपने 17 पूरा होने से पहले यूनिवर्सिटी चल जाता है अपनी पढ़ाई के लिए, और वो यूनिवर्सिटी कहाँ रहती है, इगलस्टेड में रहती है। हिज मदर डाइज, और उसकी 17 पूरा होने से पहले ही उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। एट इगलस्टेड में विक्टर ड्राइव्स इनटू नेचुरल फिलॉसफी। विक्टर का जो
इंटरेस्ट होता है, विक्टर जो है मुड़ जाता है किसकी तरफ, नेचुरल फिलॉसफी की तरफ, विद ए पैशन स्टडिंग द सीक्रेट ऑफ लाइफ। और उसके अंदर पैशन आ जाता है, एक जुनून आ जाता है कि वो लाइफ के सीक्रेट को पढ़ना चाहता है, लाइफ के सीक्रेट को जानना चाहता है कि लाइफ कैसे क्रिएट होती है। ही सून राइजेस टू द टॉप ऑफ हिज फील्ड, और जल्द ही वो अपने फील्ड में टॉप पे पहुंच जाता है, मतलब काफी सक्सेस मिलती है इसको। एंड सडनली वन नाइट, और अचानक से एक रात, ही डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ लाइफ। उसको समझ में आ जाता है कि लाइफ का मतलब सीक्रेट क्या है, किस तरीके से लाइफ को क्रिएट किया जा सकता है। बट व्हेन ही एनिमेट्स, लेकिन जब वो एनिमेट करता है, बनाता है इस फर्स्ट क्रिएचर, अपना पहला जीव, इट्स अपीयरेंस इज सो हॉरिफाइंग। तो इसका जो अपीयरेंस रहता है, मतलब देखने में जो रहता है, वो बहुत डरावना सा रहता है। ही अबंडन इट, तो वह क्या करता है ना, इसको अबंडन इट मींस त्याग देता है, छोड़ देता है, नष्ट करने की कोशिश करता है। विक्टर होप्स, और यहाँ पे विक्टर होप करता है कि द मॉन्स्टर हैज डिसअपियर्ड, कि मॉन्स्टर जो है वो डिसअपियर्ड हो चुका है। हाउएवर, हालांकि, बट सम मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, ही रिसीव वर्ड, उसको कुछ बातें सुनने को मिलती है, दैट हिज यंगेस्ट ब्रदर विलियम हैज बीन मर्डर्ड, कि उसका जो छोटा भाई है विलियम, उसका मर्डर हो चुका है। ठीक है, तो विक्टर ये सब कर रहा था, तो इसी बीच में विक्टर को कुछ टाइम बाद ये न्यूज मिलती है। दाउ, हालांकि विक्टर सीज द मॉन्स्टर लिंगरिंग एट द साइट ऑफ मर्डर, हालांकि जो विक्टर है उस मर्डर वाले साइट पे जहाँ पे इसके छोटे भाई की मर्डर हुई थी, वहां पे ना वो उस मॉन्स्टर को देख लेता है। एंड इट्स श्योर इट डिड द डिड, और यहाँ पे वो श्योर हो जाता है कि ये जो काम है ना वो मॉन्स्टर का ही है। ही फियर्स नो वन विल बिलीव हिम, और उसको डर भी रहता है कि कोई भी उसका जो है यकीन नहीं करेगा। एंड कीप साइलेंट, और इस वजह से साइलेंट रहता है। वो उसको पता होता है कि ये जो काम है मेरे भाई को मारने वाला, वो मॉन्स्टर ही के आगे है, लेकिन वो सोचता है कि मेरा हम किसी को बताएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, कहीं ना कहीं इसको अपना भी डर था, तो ये क्या कहता है ना, किसी को बताता नहीं है। जस्टिन मॉर्टिस, अनदर एडेप्टी इन हिज फैमिली, और एक नाम है जस्टिन मॉर्टिस, जो कि अनदर एडेप्टी रहता है उसके फैमिली का, मतलब उसके फैमिली एडेप्ट किए रहते हैं। हैज बीन फॉल्सली अक्यूज्ड बेस्ड ऑन द क्राइम, इस क्राइम के लिए उस पर झूठा आरोप लगाया जाता है, मतलब जस्टिन मॉर्टिस पे आरोप आ जाता है फ्रैंकस्टाइन के छोटे भाई को मारने का। सी इज कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, इट मीन्स जो है उसको दोषी ठहराया जाता है, और एक्सक्यूटेड इट मीन्स निष्पादित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। विक्टर इज कंज्यूम्ड बाय गिल्ट, यहाँ पे जो विक्टर है वो गिल्ट से भर जाता है, मतलब उसके अंदर पछतावा आ जाता है, उसको बुरा लगने लगता है। उसको पता होता है कि ये जो मारा है उसके छोटे भाई को वो मॉन्स्टर मारा है, बट ये जो दोषी ठहराया जाता है वो जस्टिन मॉर्टिस को ठहराया जाता है। और विक्टर जो है ये सब चीज़ चुपचाप देखता है, तो इस वजह से विक्टर को फिर मतलब गिल्ट फील होने लगता है। टू एस्केप इट्स ट्रेजेडी, और इस मतलब दुखद घटना से, दुखद ट्रेजेडी से बचने के लिए द फ्रैंकस्टाइन्स गोज ऑन वेकेशन, फ्रैंकस्टाइन क्या करता है, वेकेशन इतने छुट्टियों पे चला जाता है। वन डे, एक दिन, द मॉन्स्टर अपीयर्स, मॉन्स्टर क्या होता है, प्रकट होता है, एंड डिस्क्राइब्स हिज रेस्ट लाइफ, मतलब विक्टर जो है छुट्टियों पे है, वेकेशन पे है, तो वहीं पे मॉन्स्टर अपीयर हुआ, प्रकट हुआ, और वो मॉन्स्टर है ना अपने रेस्ट इट मीन्स मनहूस वाले लाइफ के बारे में बताता है विक्टर को। फुल ऑफ सफरिंग एंड रिजेक्शन, वो बताता है कि उसके लाइफ में पूरा कष्ट भरा पड़ा है, रिजेक्शन, और मीन्स सारे लोग जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। श्योरली बिकॉज ऑफ हिज हॉरिफाइंग अपीयरेंस, और वो मतलब अकेला है क्यों, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस है, मतलब जो दिखता है बड़ा डरावना सा, खतरनाक सा दिखता है, तो वो बताता है किस तरीके से उसको सोसाइटी जो है रिजेक्ट करती है, किस तरीके से वो किसी के सामने नहीं आ सकता है। द क्रिएचर डिमांडेड दैट, क्रिएचर यहाँ पे डिमांड करता है कि ही क्रिएट ए फीमेल कंपेनियन फॉर हिम, वो बोलता है कि तुम मेरे लिए एक फीमेल कंपेनियन इट मीन्स फीमेल साथी क्रिएट कर दो। फ्रैंकस्टाइन एग्रीड, यहाँ पे फ्रैंकस्टाइन हम लिख दिए हैं, एग्रीड मतलब फ्रैंकस्टाइन मान जाता है। स्टार्टिंग में फ्रैंकस्टाइन है ना मना करता है, नहीं मानता है, लेकिन जो है ना यहाँ पे क्रिएचर उसको डराता है, धमकी देता है, तो फ्रैंकस्टाइन जो है अंत में मान जाता है। डायरेक्ट हम मेंशन कर दें क्योंकि स्टोरी थोड़ी छोटी हो, नोट ज़्यादा लंबा ना हो, आप मेंशन कर सकते हो, और 4-5 लाइन यहाँ एक्स्ट्रा मेंशन हो सकता है। तो फ्रैंकस्टाइन जो है मान जाता है एंड ट्रैवल टू स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड ट्रैवल करता है टू वर्क ऑन हिज सेकेंड क्रिएशन, ताकि वो अपना दूसरे क्रिएशन पे वर्क कर सके, मतलब दूसरा जीव क्रिएट कर सके। हाउएवर, हालांकि ही चेंज हिज माइंड एट द लास्ट मोमेंट एंड डिस्ट्रॉय इट, हालांकि जब इसका मतलब सेकेंड क्रिएशन वो फीमेल बना लेता है, फीमेल मॉन्स्टर, तो वो लास्ट टाइम पे ना वो अपना माइंड चेंज कर देता है, क्योंकि इसके अंदर आ जाता है, मतलब फ्रैंकस्टाइन के अंदर यहाँ पे थॉट आ जाता है कि अगर मेल फीमेल ये क्रिएट कर दिया तो ये लोग फिर मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे, और इस तरीके से फिर और ज़्यादा मॉन्स्टर होते जाएगा। तो एंड टाइम पे ना विक्टर क्या करता है, उस फीमेल मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। द क्रिएचर स्वोर रिवेंज, अब क्रिएचर जो है पूरे बदले वाली भावना से वर जाता है, बदला लेने का कसम खा लेता है। एंड किल फ्रैंकस्टाइन्स बेस्ट फ्रेंड, और फ्रैंकस्टाइन के बेस्ट फ्रेंड हेनरी क्लेवल को मार देता है, एंड हिज ब्राइड, और उसकी दुल्हन एलिजाबेथ को भी मार देता है ऑन देयर वेडिंग नाइट, उसकी वेडिंग वाले रात में, मतलब दो लोग को ये मॉन्स्टर जो है मार देता है बदले की भावना में, जो भी।
फ्रैंकस्टाइन के क्लोज थे। फ्रैंकस्टाइन वाउड टू परस्यू, अब फ्रैंकस्टाइन जो है वो भी कसम खाता है, वो भी शपथ लेता है कि वो उसका पीछा करेगा एंड डिस्ट्रॉय हिज क्रिएचर, और अपने जीव को जो डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। ही चेस्ड हिम अक्रॉस यूरोप, वह यूरोप में उसका पीछा करता है एंड इनटू द आर्कटिक, और फिर आर्कटिक में भी पहुंच जाता है, मतलब मॉन्स्टर भी बचने की कोशिश करता है फ्रैंकस्टाइन से। तो फ्रैंकस्टाइन पीछा करते करते यूरोप जाता है, फिर आर्कटिक पहुंच जाता है, वेयर वॉल्टन फाउंड हिम, जहाँ पे वॉल्टन उसको पाता है। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्टन जो कि शिप वाला है, जो अपनी बहन को कहानी बता रहा है, वो मिलता है फ्रैंकस्टाइन से। फ्रैंकस्टाइन डाइड शॉर्टली आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टोरी, और अपनी कहानी सुनाने के थोड़े टाइम बाद ही फ्रैंकस्टाइन की मृत्यु हो जाती है। वॉल्टन देन साव द क्रिएचर, उसके कुछ टाइम बाद ही वॉल्टन है ना, उस क्रिएचर, उस जीव को भी देखता है, मॉर्निंग ओवर हिज बॉडी, कि वो देखता है कि फ्रैंकस्टाइन की बॉडी के ऊपर जो वो क्रिएचर है, वो मॉन्स्टर वाला जो जीव है, वो रो रहा है। द क्रिएचर टोल्ड वॉल्टन, वो जो क्रिएचर है वो वॉल्टन को बताता है दैट ही इज रिग्रेटिंग हिज एक्शन, कि उसको पछतावा है अपने एक्शन पे, दैट ही प्लान्ड टू किल हिमसेल्फ, इस वजह से वो क्या करता है ना, खुद को मारने की योजना बनाता है, बाय बर्निंग हिमसेल्फ ऑन ए फ्यूनरल पायर, कि वो बोलता है वो जो फ्यूनरल पायर, इट मीन्स जब चिता जलेगा फ्रैंकस्टाइन का, तो उसी में वो खुद को भी जला लेगा, ऐसा वो मॉन्स्टर बोलता है। ही देन डिपार्टेड इनटू द डार्कनेस, उसके बाद जो वो मॉन्स्टर है वो डार्कनेस में चला जाता है, मतलब डार्कनेस में गायब हो जाता है। द नॉवेल कंक्लूड्स विथ वॉल्टन्स फाइनल लेटर, और नॉवेल जो है इस चीज के साथ अंत में पहुंच जाती है, अपने निष्कर्ष पे पहुंच जाती है कि वॉल्टन जो है एक फाइनल लेटर लिखता है टू हिज सिस्टर मार्गरेट शेविल को। ही एक्सप्रेसेस हिज एडमायरेशन फॉर फ्रैंकस्टाइन्स नोबल स्पिरिट, वो उस लेटर में मेंशन करता है कि वो फ्रैंकस्टाइन को एडमायर, इट मीन्स प्रशंसा करता है फ्रैंकस्टाइन की उसके नोबल स्पिरिट के लिए, कि मतलब कितना महान काम किया, मतलब अपने जुनून पे कैसे वर्क किया, एंड हिज सिंपैथी फॉर हिज ट्रेजिक फेट, और कहीं ना कहीं बाद में फिर सिंपैथी, इट मीन्स सहानुभूति भी प्रकट करता है कि किस तरह से उसका अंत हुआ, कैसे उसकी मृत्यु हो गई, कैसे जो भी उसको प्रिय थे इन सबका मृत्यु हो गया, तो इस चीज़ के लिए वो सिंपैथी भी व्यक्त करता है। ही ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द लेसन ही लर्न फ्रॉम द फ्रैंकस्टाइन स्टोरी, और वह लेसन की भी व्याख्या करता है, उस लेसन के बारे में भी बताता है जो उसको सीखने को मिली फ्रैंकस्टाइन के स्टोरी से, एंड डिसाइड टू अबंडन हिज डेंजरस क्वेस्ट फॉर नॉर्थ पोल, और ये यहाँ पे वॉल्टन तय करता है कि वह क्या करेगा, डिसाइड करता है कि वो अबंडन, इट मीन्स त्याग देगा, छोड़ देगा, हिज डेंजरस क्वेस्ट, अपने खतरनाक खोज को, फॉर द नॉर्थ पोल, मतलब यहाँ पे जो वॉल्टन है वो नॉर्थ पोल की खोज कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रैंकस्टाइन की स्टोरी सुनने के बाद वॉल्टन जो है यहाँ पे बोलता है कि वो अपना जो ये खतरनाक खोज है, कि वो नॉर्थ उत्तरी ध्रुव को खोजने की कोशिश कर रहा है, उसको छोड़ देगा, त्याग देगा। ही होप्स टू रिटर्न सेफली टू इंग्लैंड, वो आशा करता है कि वो जल्द ही सेफली, सुरक्षा पूर्वक जो है इंग्लैंड रिटर्न हो जाएगा, एंड यूनाइट विथ हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर से फिर से मिलेगा। क्यों, कहीं ना कहीं वॉल्टन को समझ में आ गया था कैसे किस तरह से साइंटिफिक चीज़ें जो हैं उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है, इस वजह से वॉल्टन जो है अपने सर्च को रोक देता है नॉर्थर्न पोल के। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई। अब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में है कि फ्रैंकस्टाइन इज ए नॉवेल, हम यहाँ पे 10 भी आप मेंशन कर सकते हो, 10 इस प्रकार। फ्रैंकस्टाइन जो एक नॉवेल है दैट एक्सप्लोर्स द कंसिक्वेंसेज ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन की कंसिक्वेंसेज, इट मीन्स परिणामों को बताता है, एंड द थीम्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी एंड ह्यूमैनिटी के थीम्स को डिस्कस करता है। द नॉवेल इज ऑल्सो ए वार्निंग अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिसयूज को लेकर इस नॉवेल में जो है वार्निंग, इट मीन्स चेतावनी भी दी गई है इस नॉवेल के थ्रू, एंड ए रिमाइंडर, और एक तरह से एक रिमाइंडर दिया गया है ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग दोज हु आर इनडिफरेंट, और एक तरह से रिमाइंडर भी दिया गया है कि हम लोग को जो डिफरेंट होते हैं ना हम लोग से, उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मतलब दिखाया गया कि सोसाइटी के द्वारा मॉन्स्टर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इस वजह से ना मॉन्स्टर सारा गलत चीज़ों में पड़ गया, उसको इतना रिजेक्शन झेलना पड़ा। तो इस वजह से ये भी देखने को मिलता है कि हम लोग को ना एक्सेप्ट करना चाहिए दोज हु आर डिफरेंट, जो कि हम लोग से अलग दिखते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टोरी खत्म हो जाती है फ्रैंकस्टाइन की। अगर स्टोरी आपको समझ में आ गई, अच्छी लगी ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।